Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, doctor. Let's start with the basics. What exactly is a seizure? What is epilepsy? सीजर बेसिकली या जिसको झटका बोल देते हैं अपन नॉर्मल भाषा में, उसमें ब्रेन के अंदर जो कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, वो बढ़ जाता है और जो न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है, वो बढ़ जाती है। तो जब भी कभी एक बार इस तरह का झटका आता है, जिसमें मुँह टेढ़ा हो जाता है या एक हाथ-पैर में झटका आता है या मुँह से झाग निकलने लगते हैं, आँखें ऊपर चढ़ जाती हैं, इस तरह का कभी भी कुछ इवेंट होता है एक बार के लिए तो अपन उसको सीज़र बोल देते हैं। और जब भी कभी यही सीज़र 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है और कोई अंडरलाइंग कॉज़ उसका नहीं बोल मिलता है, तो उसे एपिलेप्सी लेबल किया जाता है। I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? एक्चुअली सीज़र्स जो कॉमनली सीज़र्स होते हैं, वो किसी भी कारण से हो सकते हैं, जैसे ब्लड में अगर ग्लूकोज़ कम हो जाता है, उसके कारण हो सकता है, सोडियम का लेवल कम या ज़्यादा होता है, उसकी वजह से कन्वल्जन्स या सीज़र्स आ सकते हैं, या कई बार ब्रेन में स्ट्रोक होता है, इस्चीमिक या फिर कोई हेमरेज होता है ब्रेन में, उसकी वजह से सीज़र आ सकता है, या कभी दिमाग में इन्फेक्शन या जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से दौरे आ सकते हैं। तो इसके अलावा जो एपिलेप्सी जब हम लेबल करते हैं, एपिलेप्सी का मतलब है उसमें कोई इस तरह का कारण नहीं मिल रहा है, तो वो नॉर्मली जन्म के समय कोई भी चोट होती है जो जिसके कारण दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली होती है, जिसको हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी बोलते हैं, वो मुख्य कारण रहता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, फ़ैमिलियल हो सकते हैं, हेरेडिटरी जैसे कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें ब्रेन का कोई हिस्सा है जो डेवलप नहीं हुआ है, उसकी वजह से दौरा आ सकता है, या ब्रेन के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है जन्मजात, तो उसकी वजह से दौरा आ सकता है। कई बार दिमाग छोटा होता है, माइक्रोकेफेली जिसको बोलते हैं, या दिमाग के अंदर पानी बढ़ जाता है जन्मजात ही, तो उसके अंदर भी हाइड्रोकेफेलस में उसमें दौरे आ सकते हैं। Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? सिम्पटम्स या जो कहते हैं प्रेजेंटेशन, दौरे की प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है, तो जनरली जैसे जो झटका आता है या फिट्स आते हैं, उसमें गर्दन घूम जाती है, गर्दन एक साइड घूम जाती है, या आँखें हैं वो ऊपर चढ़ जाती हैं, या जिसको जाड़े भींचना या जबड़े भींच लेता है पेशेंट, जो टीथ क्लिंचिंग मूवमेंट्स होती है वो होती है, हाथ-पैरों में टाइटनेस हो जाती है, या वायलेंट जर्किंग होती है हाथों पैरों की, एक तरह से हाथ पैर फेंक के मारने लगता है पेशेंट, या मुँह से झाग वगैरह या लार का आना इस तरह का हो सकता है, या यूरिन है वो कपड़ों में पास हो जाए, अपने आप कपड़ों में यूरिन पास हो रहा है, या फीकल मटेरियल है वो निकल गया है, या मरीज़ एकदम से बेहोशी में भी जा सकता है। जनरली इस तरह के सिम्पटम सीज़र या जो फिट्स बोलते हैं उसको ये करके ज़्यादातर पेशेंट प्रेज़ेंट करते हैं। Now, let's talk about something that many people with epilepsy face stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? एक्चुअली इसके बारे में मिथ्स ज़्यादा रहते हैं, जब भी इस तरह का होता है तो लोग कहते हैं ओपरी आ गई या कुछ भी हो गया, तो पेशेंट को कहीं बांधने की कोशिश करते हैं, या उसके मुंह में अननेसेसरी कुछ न कुछ ऐसे चम्मच या कोई चीज़ घुसाने की कोशिश करेंगे, या पेशेंट को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेटाने की कोशिश करते हैं, तो इन चीज़ों में इंजरी होने का रिस्क रहता है और पेशेंट को अननेसेसरी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें होती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में ये है, जब भी इस तरह की चीज़ नोटिस करें तो पहले तो पेशेंट को गिरने से बचाएँ, क्योंकि वो उसी टाइम गिरेगा तो गिरने की वजह से हो सकता है कि उसके चोट ज़्यादा लग जाए। तो पेशेंट को गिरने से बचाएँ, उसे आराम से फ्लोर में एक साफ जगह पे लेटा दें, और
एक करवट पे लेटा दें उसको, थोड़ा-सा जो मुँह वाला हिस्सा है वो थोड़ा-सा नीचे रखें, ताकि जो भी अगर वॉमिटिंग वगैरह होती है या एस्पिरेट जो होता है, जो लार वगैरह कुछ भी आया, वो साँस की नली में नहीं जाए और पेशेंट का साँस एकदम से नहीं रुक जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और हो सके तो जैसे कुशन्स वगैरह अगर कुछ अवेलेबल है तो वो सर के नीचे लगाएँ, और कपड़े वगैरह थोड़े ढीले करें, ताकि एकदम से पेशेंट का जो साँस है वो नहीं रुके, और गर्दन जहाँ तक हो उसकी ऊपर उठाएँ, थोड़ा-सा जबड़े को थोड़ा जर्क देके और गर्दन को थोड़ा-सा ऊपर रखें, ताकि उसकी साँस की नली है वो खुली रहे। और पेशेंट को एक साइड पे लेटा दें, और अगर मॉनिटर कर सकते हैं तो उसकी पल्स वगैरह या जो बीपी वगैरह मॉनिटर कर सकते हैं, सैचुरेशन वगैरह, वो चीज़ें देखनी हैं, और अर्जेंट हेल्प के लिए कॉल करें, या किसी को भी जैसे एम्बुलेंस या कोई आस-पास के जगह पे ले जा सकते हैं, तो वहाँ पर लेकर जाएँ, पर उसके पहले दौरे का रुकना ज़रूरी है। तो 5-7 मिनट में जनरली जो दौरा होता है, वो रिवर्ट हो जाता है, और दौरा रुकने के बाद में आस-पास अपने यहाँ फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोसर्जन के पास जाकर आप कंसल्ट कर सकते हैं। और इसमें नहीं करने की चीज़ें रहती हैं, जैसे कई बार कोई दाँतों के बीच में, कि दाँत पेशेंट जबड़ा खींच रहा है तो उसके बीच में अपनी उँगली डालने की कोशिश करते हैं, या कुछ चम्मच वगैरह फँसाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह से अननेसेसरी दाँतों की इंजरी वगैरह हो सकती है। और कुछ लोग जैसे गाँवों में शूज़ सुंघाने का या जो सॉक्स वगैरह सुंघाने का वो करते हैं, वो भी कोई उसमें हेल्पफुल नहीं होता है। वो एक्चुअली जनरली 5-7 मिनट में, 5-7 मिनट भी मैक्सिमम होती है, 1 या 2 मिनट में सीज़र जो होता है वो अपने आप रिवर्ट हो जाता है। तो उसके लिए ऐसी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ना पेशेंट को बाँधने की कोशिश करें, कहीं भी रिस्ट्रेन वगैरह उसको नहीं करना है। और मुँह में उस टाइम कोई भी खाने की चीज़ नहीं डालें। कई बार होता है कि पानी कुछ दे दो, इससे रुक जाएगा, या उससे पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, वो साँस की नली में जा सकता है जो चीज़ देते हैं। ओरल मेडिकेशन कोई भी अगर आपके पास पहले से कोई लगता है, किसी ने दी हो कि ये दौरे की दवाई है, तो एक्टिव सीज़र के टाइम पे वो दौरे की दवाई नहीं दें। जी। Got it, doctor. And what is the treatment of seizures and epilepsy? अब जैसे बताया कि जैसे ही दौरा रुके तो उसके बाद में पेशेंट को अपने आस-पास या जहाँ भी फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोसर्जन अवेलेबल है, तो वहाँ पर पेशेंट को लेकर जाएँ, ताकि वर्कअप कर सके कि दौरा किस कारण से आया है। तो पहले तो दौरे का कारण जानना ज़रूरी है। अगर उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी जाती है, ब्लड में शुगर कम तो नहीं हुई है, या सोडियम कम ज़्यादा तो नहीं है, कैल्शियम तो कम नहीं है। ये ब्लड की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में उसका अगर कोई कारण नहीं मिलता है तो एमआरआई ब्रेन के लिए जाते हैं। एमआरआई स्कैन में अपने ब्रेन के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक कॉज़ है अगर उसका, या कोई अगर जन्मजात भी है तो वो पता चल सकता है। और एमआरआई के बाद में एक ईईजी रहता है बेसिकली, तो ईईजी से अपने को ये चीज़ पता लग सकती है कि ब्रेन के कौन से हिस्से से जो सीज़र है वो ओरिजिनेट हो रहा है, जो एब्नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है वो दिमाग के किस हिस्से में हो रही है, ये हमें ईईजी बता सकती है। तो अगर ये एमआरआई, ईईजी करने के बाद भी अपने को कोई कारण नहीं मिलता है, तो उसको एपिलेप्सी लेबल करते हैं। तो उसके लिए भी जो मेडिसिन होती है, वही उसको क्योर करती है। तो जिसको मिर्गी की बीमारी बोलते हैं, तो मिर्गी में भी आपको दवाइयाँ ही देनी हैं। उसमें जनरली लोगों में मिथ्स रहते हैं कि आपको बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, और दवाई दें या नहीं दें, पर बिना दवाई के उसका इलाज संभव नहीं है। उन दौरों को भी अगर रोकना है अपने को, तो सीज़र के लिए जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन्स होती है, एंटी सीज़र मेडिकेशन आजकल जिनको बोलते हैं, वो देनी पड़ेगी। पर लोग कहते हैं बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती है, या ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 या 2 मेडिसिन जनरली सफिशिएंट होती है। एक दवाई से ही अगर पेशेंट के सीज़र कंट्रोल हो जाते हैं, और उसको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है और उससे कोई नुकसान नहीं होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ज़्यादातर पेशेंट में 2 या 3 साल में दवाइयाँ धीरे-धीरे करके, कम करके बंद करने की कोशिश की जाती है। कुछ में सीज़र कंट्रोल हो जाते हैं। 10 से 15% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उनमें
लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जैसे ही मेडिकेशन स्टॉप करते हैं तो उनमें दौरे आ सकते हैं। और इसके अलावा सीज़र के लिए आजकल एपिलेप्सी सर्जरी भी है, जिनमें मल्टीपल एंटी एपिलेप्टिक्स होने के बावजूद भी सीज़र कंट्रोल नहीं होते हैं, तो उनमें एपिलेप्सी सर्जरी है, वो भी एक इफ़ेक्टिव मेजर है। Thank you so much, Doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. Any final thoughts? इसके लिए यही है कि इसको एक कोई कमी पेशी नहीं माने। लोग मानते हैं कि इसको किसी बुरी आत्मा ने जकड़ लिया है, या उसको पेशेंट को नेग्लेक्ट करते हैं लोग कि इसकी शादी नहीं हो पाएगी या ये अब आगे कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। लोग सीजर मेडिकेशन या एंटी एपिलेप्टिक्स के साथ में भी अच्छा काम करते हैं। उनके मेंटल लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इंटेलिजेंस उनमें उतनी ही रहती है। तो इनको समाज को अपनाना चाहिए और इसमें कोई मिथ्स नहीं पालने चाहिए कि ये चीज़ नहीं होगी। वो ट्रीटेबल बीमारी है जिसका इलाज संभव है। तो अपने आसपास कंसल्ट करें और अच्छी भावना रखें इसके बारे में। Thank you, Doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.